मुझे आज जी, की जी, बातें बिल्कुल। याद रखनी है। आज मैं कुछ बातें बोल के जा मैं रही करवा थी। रहा हूँ। हाँ दीपक तुम कर दो। हाँ, कोई एक रिकॉर्ड कर लो सारी बातें। मैंने बहुत अच्छी योजना बनाई और हर योजनाओं का अध्ययन किया नदियों पर, पूरे संसार के राज्यों के, संसार के उन देशों के जिनने नदियों पर काम किए थे। राजदूत मुझे मिलने आए खुद, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हमारा काम करे, उनका देश हमारा काम करे, उनकी कंपनियां हमारा काम करे। तो इंग्लैंड के हाई कमिश्नर आए, तो मैं तो गंगा जी बोल रही थी, वो माँ गंगा बोल रहा था। हाँ, सारे राजदूत आए और प्रेजेंटेशन किए, मंत्री आए जो उन विभागों के मंत्री थे वहाँ के, ऑस्ट्रेलिया में, और जो जैसे थेम्स रिवर पर काम हुआ था इंग्लैंड में, 60 साल में ठीक हो पाई थी थेम्स रिवर, 60 साल लगे थे उसको ठीक होने में। उस हिसाब से तो गंगा को अभी कुल मिला के 13 ही साल हुए हैं, हमने 2010 से शुरू किया था। तो सबको मैंने देखा समझा, भारत में देखा समझा, पर्यावरणविदों से बात की, आप समझ गए, नदियों के विशेषज्ञों से, वो मैंने पहले ही कर ली थी। 11, 12, 13 में यही करती रही। और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा भी, जब 14 का चुनाव हो गया, चुनाव लोकसभा का, और हमको तो पता नहीं था वो हमें मंत्री बनाएंगे, क्योंकि उनको पता था ये बहुत जिद्दी है, उनको शुरू से पता था। मैं जब इतनी थी, इससे भी छोटी थी, तब से प्रधानमंत्री मुझे जानते हैं, और मैं उनकी बहुत लाडली थी, बहुत प्रिय थी उनकी, जब वो प्रचारक थी गुजरात में, मणिनगर में। तो उनको पता था जिद्दी भी है और थोड़ी ठसक भी रहती है। तो उनको ये लग रहा, मुझे लगा नहीं कि मेरे जैसे टेम्परामेंट वाले व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे। मुझे लगा मैं सांसद रहूँगी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ बीजेपी की, और गंगा का काम देख रही हूँ, वो मैं देखती रहूँगी। तो उन्होंने मुझे 25 मई को बुलाया, और मैंने कहा, भाई बोलती हूँ उनको, भाई आपने मुझे किस लिए बुलाया है, आप मंत्री बनाने वाले हैं क्या? दूसरे दिन मंत्रिमंडल का विस्तार था, 26 को। बोले हाँ। तो मैंने उनको खुद सुझाव दिया कि देखिए, मैं गंगा पे काम कर रही हूँ, तो आप ना गंगा अपने पास रखिएगा, क्योंकि गंगा में बहुत कठिनाइयाँ हैं, और इसमें कई मंत्रालय का काम है, एक का काम नहीं है, और कई राज्यों का काम है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही सबसे सशक्त होता है ऐसे कामों के लिए, तो आप अपने पास रखिएगा, और मुझे गंगा के लिए अटैच मंत्री बना दीजिएगा। तो मैं नीचे का काम निटी ग्रिटी में करती रहूँगी, और जो बड़े महत्वपूर्ण काम होंगे वो आप करते रहिएगा, क्योंकि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत क्या है, वो ना हाँ करेंगे ना वो सुन लेंगे खाली आपकी बात, और जब निर्णय हो जाएगा तो आपको सूचना आ जाएगी, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे इसका अभ्यास नहीं था, मुझे उनके साथ काम करने का अभ्यास नहीं था। बस गुजरात में जब मैं यूथ विंग की प्रेसिडेंट थी, तो लड़के बताते थे कि मोदी भाई करते अच्छा है, लेकिन बताते तब है जब निर्णय कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो देखेंगे अब क्या होता है। अब 26 को शपथ हो गई, 27 को नोटिफिकेशन आ गया, गंगा मुझे मिल गई। पता लगा गंगा पर्यावरण मंत्रालय में है, क्योंकि गंगा का मंत्रालय है ही नहीं। अब मैं आपको क्या किस्सा सुनाऊं, गंगा का मंत्रालय मुझे मिला अंत में अक्टूबर में, और किसी को नहीं पता लगा कि गंगा मेरे को मिल गई है, गंगा नाम का मंत्रालय बन गया है। लेकिन वो गंगा तो पर्यावरण में है। अभी मुझे मिली सिंचाई, उसमें IBP स्कीम, उसमें ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसमें फ्लड मैनेजमेंट, वो मुझे मिल गए। लेकिन वो पर्यावरण का जो मंत्री था HRD बना बाद में, क्या नाम है उसका, प्रकाश जावड़ेकर, वो इतना, उसके अधिकारी वो इतने समझदार थे, इतने कोऑपरेटिव थे कि पार्लियामेंट में गंगा के सवालों का जवाब मैं दे रही थी, तो ब्रीफिंग करने के लिए उनके अधिकारी आती थी। तो पार्लियामेंट को पता नहीं लग रहा था कि गंगा मेरे पास नहीं है। कोऑपरेशन बहुत था उनका मेरे साथ इस मामले में, अधिकारियों का भी बहुत कोऑपरेशन था। फिर अक्टूबर में गंगा मेरे पास आ गई, और जब अक्टूबर में गंगा आ गई, तो गंगा का सब पूरा जो कुछ हुआ था राजीव गांधी जी के समय पे, मनमोहन जी के समय पे, वो सबका हमने रिव्यू किया, मेरी अपनी जानकारियाँ इकट्ठी करके हमने एक कार्य योजना बनाई। कार्य योजना के बाद में एक वित्तीय समिति होती है, उसको कहते हैं EFC, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, उसको हमने दिया कि ये हमने बनाया है, अब आप इसका एक्सपेंडिचर तय करिए कि ये योजनाओं में कितना पैसा लगेगा। उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा। जनवरी 15 में बन गई वो योजना, अक्टूबर में गंगा मेरे पास आई, और जनवरी 15 में संजय मेरा एडवाइज़र था गंगा मंत्रालय का। संजय बहुत जानकार है, इंजीनियर है, IAS में रिटन में पास भी हुआ है, तो इसको बहुत ज्ञान था। तो संजय और मेरा PS समीर वर्मा, जो अभी कमिश्नर है, और अभी तो PWD में सेक्रेटरी कमिश्नर हो गया है वैसे वो, तो वो सब लोग ये सब, और समीर ये तो हर बात में मेरे मामले में, मतलब मैं बहस कर रही, इन लोगों से बातें कर रही मंत्रालय में। आपको बताऊँ, मैं सबसे बड़ी मुसीबत तो ये आ गई कि गंगा नाम कहाँ से पड़ा। तो मैं समझ गई कि यहाँ चालाकी हो रही है, क्योंकि 72 पावर प्रोजेक्ट गंगा में प्रस्तावित थे हिमालय में,
वो उनको पता था मैं रोकूंगी, क्योंकि मैं पहले से कह रही थी कि अगर ये प्रोजेक्ट बन गए तो गंगा की तो भ्रूण हत्या हो जाएगी, और जिसको आप गंगा कहोगे वो चंबल का पानी होगा, वो गंदा यमुना का नालियों का पानी होगा, वो गंगा होगी ही नहीं। गंगा का असली पानी तो ऊपर ही छिप जाएगा। तो इसलिए गंगा की डेफिनेशन में इतना टाइम लगा, एक दिन में अधिकारियों पे इतना गुस्सा हो गई कि मैंने अधिकारियों को कहा कि तुम आज गेट बंद नहीं होगा श्रम शक्ति भवन का, आज श्रम शक्ति भवन बंद नहीं होगा, ये तब बंद होगा जब ये फैसला हो जाएगा कि गंगा क्या है। बहुत दिन हो गई तुमसे चक करते। फिर सारी जानकारियां पर्यावरणविदों की, धर्म की नहीं, पुराण की तो बात ही नहीं करती थी। गंगा आस्था तो स्वाभाविक है हमारे अंदर, महत्व है इसका पर्यावरण और इसकी साइंस की जानकारी। तो मैंने कहा गंगा कोई भी नदी अकेले बनती ही नहीं है, उसके साथ बहुत नदियाँ मिलती हैं तब वो नदी बनती। बता कोई नदी अकेले बनती है? कितनी नदियाँ गिरती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मौसमी नदियाँ, बारहमासी नदियाँ, तब जाके एक नदी बनती है। तो मैंने कहा गंगा का नाम गंगा देवप्रयाग से नहीं पड़ा है, जैसे इंडिया दैट इज भारत लिखा ना संविधान में, इसी तरह से गंगा दैट इज अलकनंदा मंदाकिनी एंड भागीरथी। इसलिए ये 3 नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, आप इनको छेक नहीं सकते। अगर इनको छेक दिया तो गंगा छिक जाएगी हिमालय में। फिर मैंने कहा गंगा एंड द मेन ट्रिब्यूटरी यमुना, क्योंकि मेरे मन में था कि गंगा के साथ यमुना का भी कल्याण होता जाए। यमुना महारानी की पूजा पहले होती है, हिमालय में आप 4 धाम की यात्रा में जाओ तो पहले यमुनोत्री ही जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि गंगा एंड द मेन ट्रिब्यूटरी यमुना। संजय को तो कुछ सुनने की जरूरत नहीं, संजय तो बनवाया है, एक शब्द संजय का बनवाया हुआ है हमारे उस ड्राफ्ट का। तो बहुत मुश्किल से अंत में हमारे जो अधिकारी थे वो श्रद्धा भाव तो रखते थे, बस डर रहे थे कि डेफिनेशन में गलती ना हो जाए। तो हो गया, बल्कि मैं तो इतना गुस्सा हो गई आखिरी में कि मैंने उनको कहा फिर तुम सबको मैं फूंक दूंगी गढ़मुक्तेश्वर के शमशान घाट में। हाँ हाँ, और उनका हाथ सेकूंगी, रोटी खाऊंगी उसी पे सेक के चिता पे, और उसके बाद मुझे चैन मिलेगा। गंगा का नाम ही नहीं होने दे रहे हो तुम लोग, नाम नहीं बनने दे रहे हो। फिर 11 बज गए रात के, उनकी घरवालियों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हो, घरवाली का मोबाइल पे फ़ोन आया, समझ लो न्यूक्लियर बम छूट गया। हाँ, तो वो मेरे को वो राज़ी हो गए, जो भी हुआ मतलब हो गया, और राज़ी हो गए कि हाँ गंगा वही है जो आप कह रही हो। और उसकी मेन ट्रिब्यूटरी यमुना एंड द अदर ट्रिब्यूटरी, तो उसमें गोमती, सरयू, हम सब लेते गए। अब क्या हुआ, जब जाने लगे सब, तो मैंने कहा भैया मेरे को बहुत दुख हो रहा है यार, मैंने तुम लोगों को ऐसा बोल दिया। तो मुझे बोले नहीं नहीं, आप अब सबसे मैं उम्र में छोटी भी थी, 2014 में मैं कितने साल की थी, अभी मैं 62 की हूँ। तो उस समय में क्या कितने 52 थी। तो वो तो कुछ उसमें से तो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब थे। तो बोले नहीं नहीं, आप हमारी माँ हो, माँ बच्चे को कुछ भी बोल दे, बच्चे का उससे कल्याण ही होता है। तो इसलिए हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और फिर हंसते हुए हम सब लोग वहाँ से निकल आए। अब EFC का नोट बनाया, बहुत अच्छा नोट बना था, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी का नोट, बहुत ही सुंदर नोट बना था। वो नोट अकाट्य था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा EFC के नोट का प्रेजेंटेशन करो, तो वहाँ पूरे विभाग बुलाए, जो साइंस के, ऊर्जा के, पर्यावरण के, रूरल डेवलपमेंट के, अर्बन डेवलपमेंट के, क्योंकि घाट शहरों में बनने थे ना, सबके। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा है EFC का नोट, बहुत अच्छा, अब कैबिनेट में लाओ इसको। तो मैं आज गंगा के किनारे से उसको दुआ दूंगी। फाइनेंस का सेक्रेटरी था बाटल बोला कि ये मुझे प्रधानमंत्री ने एक प्रश्न किया कि इतनी अच्छी योजना है, लेकिन अब ये बता दो कि ये डिले तो नहीं होगी, जैसे राजीव गांधी की डिले हुई, मनमोहन सिंह जी के समय पे देरी हुई, तो हमारी योजना में देरी तो नहीं होगी? देरी के क्या क्या कारण है? तो उनका जो देरी के कारण थे वो तो निवारण हो गए कि विभागों की सहमति नहीं हो पाती, लेकिन एक चीज़ अभी भी मौजूद है। बोले क्या? मैंने कहा ये जो हम फंडिंग पैटर्न है ना, जिसमें हम तय करते हैं कि इतना राज्य को देना पड़ेगा और इतना हम देंगे, और पहले राज्य अपना खर्च करेगा, उसका सर्टिफिकेट देगा, फिर हम रिलीज़ करेंगे, उसमें देर हो जाती है पूरी। कई बार राज्य की बजट में इतना कम पैसा होता है कि वो देते ही नहीं है, तो फिर हम वो खर्च नहीं करते हैं, या खर्च इतना कम करते हैं फिर हम कम देते हैं। तो बाटल ने कहा कि क्यों ना इसकी 100% फंडिंग कर दी जाए, अपनी तरफ से इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप फाइनेंस से बैठक करके सहमति लेके आओ। फिर मैं अरुण जेटली के पास गई और मैंने कहा दादा आपका सेक्रेटरी प्रस्ताव लाएगा, मैं आज अरुण जेटली नहीं है लेकिन गंगा से प्रार्थना करूंगी उनको मुक्ति मिले। उसने कहा बिल्कुल उमा तुम चिंता नहीं करना, 20,000 करोड़ की फंडिंग टोटल नेशनल फंडिंग होगी, इसमें राज्य के अंश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में वो प्रस्ताव आ गया 1-2 महीने बाद, और फिर कैबिनेट में हमने दिया। और मुझे अभी भी याद है 15 मई 2015 थी वो,
जब गंगा कैबिनेट में मंजूर हो गई और कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने कहा कि गजब की योजना है साहब। उसके बाद प्रेजेंटेशन हुआ वर्ल्ड बैंक के हेड के सामने, उसने कहा ये सबसे अच्छी योजना है। बाकी भी हमने बहुत अच्छी की, मैंने एक एक चीज़ का ध्यान, नरोरा का ध्यान रखा। मैंने कहा आप पानी कम छोड़ोगे, तो मैंने उसके लिए पंजाब की और सब चीज़ों की स्टडी की कि पंजाब में फसल का, क्योंकि पंजाब में डार्क ब्लॉक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो गया है ट्यूबवेल से, तो पानी नहीं बचा धरती में, तो फसल का पैटर्न बदला गया। पैटर्न में मक्का लगाई गई, मतलब जो पानी कम मांगती है शायद मक्का, जो भी कारण वो लगाई गई, तो उसको मार्केट नहीं मिला, किसान परेशानी में आ गया। तो मैंने कहा कि दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने गंगा में जो IIT कंसोर्टियम की रिपोर्ट हमको आ गई थी, नीरी की रिपोर्ट आ गई थी कि गंगा कहाँ कहाँ प्रदूषित होती है, कानपुर में प्रदूषण से प्रदूषित होती है, तो टिहरी में रुक जाने से उसके जो मूल तत्व है जिसको ब्रह्मद्रव बोलते हैं, जिसके कारण गंगा स्नान के लिए पवित्र मानी जाती है, वो है ब्रह्मद्रव। और ब्रह्मद्रव काल्पनिक बात नहीं है, एक साइंटिफिक एलिमेंट है, वैज्ञानिक तथ्य है कि ऊपर जो वनस्पतियां हैं हिमालय में, उनसे वो बर्फ़ में जब दब जाती हैं, फिर जब बर्फ़ पिघलती है तो उनसे घर्षण करते हुए जल विभिन्न नदियों के द्वारा गंगा जी में गिरता है, तो उसमें वो द्रव होता है विशेष प्रकार का, ऊपर का हिमालय की वनस्पतियों का वो ब्रह्म द्रव है, वो किसी भी प्रकार के प्रदूषण को नष्ट कर देता है, इसलिए गंगा का जल सड़ता नहीं है और वो रुक जाता है, टिहरी पर रुक जाता है और कानपुर पर रुक जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि टिहरी में से भी एक धारा निकालनी पड़ेगी ठीक से, ताकि जल रुके ना, जल का प्रवाह बना रहे। और कानपुर का कई तरह का है, ETP का है, लेदर इंडस्ट्री का है, केमिकल फर्टिलाइज़र का है, तो उसके लिए तरीका यही है कि गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती की जाए। और कृषि विज्ञान केंद्र, मैं आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने कितना, मेरे पास दिमाग है ही नहीं, लेकिन जैसे भगवान ने दिमाग दे दिया मुझे उस समय गंगा के लिए कि कृषि विज्ञान केंद्रों में ट्रेनिंग की जाए किसानों की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को मार्केट दिया जाए, इंटरनेशनल मार्केट दिया जाए, उसकी कीमत ज़्यादा हो सामान्य खेती से, ऐसे प्रोडक्ट हों गंगा के किनारे। कांस की खेती रोकी ना जाए, मल्लाहों के रोज़गार रोके ना जाए, मतलब एक एक चीज़ पे वर्कआउट किया था हमने। और मैंने कहा AIBP की स्कीम लागू कर दो, जो हमारी एक और थी AIBP की स्कीम, वो लागू कर दो, मैंने कहा सब तरफ, और वहाँ पर विशेष करके फंडिंग कर दो नरोरा के पास में और हथिनी कुंड यमुना के पास में, कि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कैसे होना, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से। लेकिन उससे सब तरह की फसल नहीं होती है, तो उससे जो फसल हो उसको मार्केट कहाँ मिलेगा, उस मार्केट तक पहुँचने के लिए रास्ता कौन होगा और उसका बायर कौन होगा, ये तय कर दो पहले, इसमें 7 साल लग जाएंगे। तो मैंने कहा पहले सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कर लो, सॉलिड वेस्ट तो 3 साल में ट्रीट हो जाएगा, सॉलिड मतलब जो ढोर वगैरह जो बहते हैं ना, पहले इसको करो, फिर लिक्विड जो है उसको ट्रीट करना शुरू करो, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ये जो औद्योगिक गंदगी गिर रही है, ऐसा करते करते और अंत में ये AIBP की स्कीम लागू होते होते 60% पानी गंगा में रिलीज हो जाएगा, यमुना में रिलीज हो जाएगा और वो सीधा गंगा सागर तक जाएगा बिना किसी बाधा के। टोटल 10 साल की योजना थी। अब इसमें अड़चन कहाँ आ गई, 72 पावर प्रोजेक्ट, उनका क्या होगा। तो पीयूष गोयल जी ऊर्जा मंत्री थे, उनको दिक्कत लग गई कि अगर वो रोक दिए गए तो पूरे देश के हाइडल पावर प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, इसी तर्क पे लोग कोर्ट चले जाएंगे। तो मैंने कहा भैया गंगा नेशनल रिवर डिक्लेयर कर गए मनमोहन सिंह, तो गंगा के साथ दूसरी नदियों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन वो बात नहीं जमी। अब इसमें बस शुरू हो गया, अब मैं आगे, सीक्रेट है ये विषय, क्योंकि जो लड़ाई हुई है वो बहुत बड़ी थी। फिर वो इतनी बड़ी थी कि एक दिन हमारे सेक्रेटरी ने और मेरे PS ने, हमने तय किया मर जाएंगे लेकिन अपने हाथ से ऐसा एफिडेविट नहीं बनाएंगे जिसमें हम मंजूरी देंगे। और हमने गंगा की 72 पावर प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि नहीं बनना। बस उसके बाद मेरा विभाग बदल गया, गंगा मेरे पास नहीं थी।